क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जब आप स्नान कर रहे हो या बाइक चला रहे हो तो अचानक आपके मन में कुछ उत्कृष्ट विचार उत्पन्न होते हैं, परंतु अक्सर वे विचार बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी स्मृति से विलुप्त हो जाते हैं और कितनी भी मेहनत करने के पश्चात भी उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर पाते। इंटरनेट से आपने अब तक अनेकों प्रकार की जानकारी ग्रहण की होगी, परंतु वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग करने के अवसर पर कई बार महत्वपूर्ण सूचना याद ही नहीं रहती। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास एक द्वितीय मस्तिष्क हो जो आपके लिए सभी जानकारी को न केवल कैप्चर करे बल्कि उसे व्यवस्थित भी रखे और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्रस्तुत करे। अमेरिकी लेखक एवं उत्पादकता सलाहकार डेविड एलन ने अपनी पुस्तक गेटिंग थिंग्स डॉन में स्पष्ट किया है कि आपका मस्तिष्क विचारों को संजोने के लिए नहीं बल्कि उन्हें उत्पन्न करने के लिए बना है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान बताता है कि हमारा मस्तिष्क प्रतिदिन लगभग 34 GB तक की जानकारी का सामना करता है, चाहे वो YouTube वीडियो हो, समाचार पत्र, शॉर्ट्स, लेख, व्हाट्सएप स्टेटस, रील्स या अन्य सूचनात्मक सामग्री। इस विशाल सूचना प्रवाह का प्रबंधन करना निश्चित ही चुनौतीपूर्ण है, जिसके कारण अत्यधिक सामग्री उपभोग के पश्चात मन में थकावट आ जाती है और गंभीर चिंतन में बाधा उत्पन्न होती है। इसी हेतु लेखक ने सेकंड ब्रेन क्रिएट करने के लिए एक 4 चरणीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा है, जिसे हम कोड के नाम से जानते हैं। ये एक संक्षिप्त रूप एक्रोनिम है जिसका पूर्ण रूप है कैप्चर, ऑर्गेनाइज, डिस्टिल और एक्सप्रेस। 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के दौरान वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक तथा अन्य बौद्धिक व्यक्तियों ने तेजी से बदलती दुनिया को समझने के लिए अपनी एक व्यक्तिगत कार्य पुस्तिका रखी, जिसमें वे नए विचार, स्केच, जीवन के सबक और प्रभावशाली जानकारी संकलित करते थे। आज के संदर्भ में आपको उसी प्रणाली को डिजिटल रूप में अपनाना है। यद्यपि ये कार्य ऑफलाइन नोटबुक में भी किया जा सकता है, परंतु आधुनिक सूचना स्रोतों और भविष्य की उपलब्धता को देखते हुए इसे डिजिटल रूप में संरक्षित करना अधिक उपयुक्त है, ताकि वर्षों पश्चात भी संचित जानकारी प्रासंगिक बनी रहे। कोड के पहले अक्षर C का अर्थ है कैप्चर। उदाहरण स्वरूप, जैसे निंटेंडो के गेम बंद करते समय एक संदेश प्रदर्शित होता है कि सब कुछ सुरक्षित है, खोने की चिंता नहीं। ये संदेश हमें ये विश्वास दिलाता है कि आपकी कैप्चर की गई सभी जानकारी संरक्षित रहती है। रविकांत ने ये सक्रिय किया था कि प्रेरणा आते ही तुरंत उस पर कार्य करें, क्योंकि प्रेरणा क्षणिक होती है। जब भी कोई नवीन विचार आपके मन में उत्पन्न हो, तुरंत उसे लिख लें। यदि कोई उपयोगी वेबसाइट दिखाई दे तो उसे बुकमार्क कर लें और यदि कोई उत्कृष्ट वीडियो मिले तो उसे अपनी व्यक्तिगत प्लेलिस्ट में सम्मिलित करें। इस प्रकार वो सारी जानकारी जो आपसे अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करती है उसे तुरंत कैप्चर कर लें। जब आप अपने विचारों को कागज या डिजिटल माध्यम पर उतार लेते हैं तो आपका मस्तिष्क मुक्त हो जाता है और आप गहन ध्यान एवं उच्च स्तर के चिंतन के साथ कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 14 ग्रैमी अवार्ड विजेता एवं अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट अपने विश्व टूर के दौरान अपने गीतों के बोल और समय सारणी को अपने फोन में ही कैप्चर करती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उनके टूर से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग $5 अरब का व्यापार होगा। आप भी अपने विचारों को कैप्चर करने हेतु एवरनोट, माइक्रोसॉफ्ट ऑननोट, नोशन, एप्पल नोट्स या अन्य किसी डिजिटल नोट टेकिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव से मैं नोशन और एप्पल नोट्स का उपयोग करता हूं और समय समय पर संचित डेटा की समीक्षा के लिए रीडवाइज का सहारा लेता हूं। कोड के अगले अक्षर O का अर्थ है ऑर्गेनाइज। सूचना का संकलन करते समय ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वो अव्यवस्थित डिजिटल कबाड़ में परिवर्तित न हो जाए। किसी भी सूचना का मूल्य तभी है जब वो आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो। भले ही आपके पास संपूर्ण विश्व का ज्ञान जमा हो, यदि वो व्यवस्थित और सुलभ न हो तो उसका कोई उपयोग नहीं। सूचना को संरचित रखने के लिए लेखक पैरा मेथड का सुझाव देते हैं। बचपन में जैसे हम कंप्यूटर में गेम्स, मूवीज, फोटोज और गानों के लिए फोल्डर्स बनाते थे, वैसे ही आज डिजिटल सूचना को उपलब्धता के आधार पर व्यवस्थित करना अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। सबसे पहले 4 मुख्य फोल्डर्स प्रोजेक्ट्स, एरिया, रिसोर्सेस तथा प्रोसेसर एवं आर्काइव बना ले। इन्हें आप नोट टेकिंग ऐप, ब्राउजर या कंप्यूटर में ही बना सकते हैं, जिसमें आपकी सभी सूचनाएं समाहित हो जाएंगी। पैरा मेथड के अनुसार
पहला फोल्डर प्रोजेक्ट्स होगा, जिसमें उन सभी कार्यों की जानकारी रखी जाएगी जिनका कोई स्पष्ट परिणाम अपेक्षित हो, जैसे कि किसी असाइनमेंट को पूरा करना, इस वर्ष का ITR फाइल करना या आगामी 2 महीने में स्वयं की वेबसाइट लॉन्च करना। जब भी संबंधित जानकारी प्राप्त हो, उसे इस फोल्डर में संचित करें। उदाहरण के तौर पर, जब मुझे इस पुस्तक की संक्षेप रचना करनी थी, तो मैंने बिल्डिंग का सेकंड प्रिंट समरी नामक फोल्डर बनाया और उसमें पुस्तक से संबंधित सभी जानकारी को कैप्चर किया। दूसरा फोल्डर एरिया होगा, जिसमें आपके दीर्घकालिक लक्ष्य और निरंतर जिम्मेदारियां संग्रहित होंगी, जैसे कि व्यक्तिगत वित्त, गृह रखरखाव, कानूनी दस्तावेज, चिकित्सा रिकॉर्ड आदि। तीसरा फोल्डर रिसोर्सेज आपके व्यक्तिगत पुस्तकालय की तरह कार्य करेगा, जिसमें वे सभी विषय शामिल होंगे जिनमें आपकी रुचि हो या जो भविष्य में आपके काम आ सकते हैं, जैसे कि संचार कौशल, पर्वतीय यात्रा, व्यापारिक सुझाव, उत्तम यात्रा स्थलों की जानकारी एवं अन्य आवश्यक विषय। इसमें वीडियो, ऑडियो क्लिप्स तथा PDF फाइलें भी समाहित होंगी। अंतिम फोल्डर आर्काइव वो स्थान होगा जहां आप उन सूचनाओं को रखेंगे जो किसी एक विशेष श्रेणी में फिट नहीं होती। इस प्रणाली को समझने के लिए आप इसे रसोई घर के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जहां प्रोजेक्ट्स वो भोजन है जो आप तैयार कर रहे होते हैं, एरिया फ्रिज है जिसमें अनवरत और आवश्यक वस्तुएं रहती हैं, रिसोर्सेज किचन कैबिनेट के समान है और आर्काइव्स वो ऊपरी अलमारी है जहां साल में कुछ बार उपयोग की जाने वाली वस्तुएं रखी जाती हैं। इस समान प्रणाली को आपके डिजिटल स्पेस में अपनाने से आपकी दैनिक उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आप अपनी इच्छानुसार किसी भी परियोजना का निर्माण कर सकेंगे। अब कोड के तीसरे अक्षर D का अर्थ है डिस्टिल, अर्थात आपने जो जानकारी कैप्चर की है उसकी सार संग्रहणा करना। इसमें आपको ये पहचानना है कि संकलित जानकारी में से कौन सी ऐसी तत्व है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षता सिद्धांत की सार संग्रहणा कर उसे EMC के रूप में प्रस्तुत किया, वैसे ही आपको भी अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को संक्षेप में अपने शब्दों में लिख लेना चाहिए, ताकि भविष्य में सभी विवरणों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। अंतिम अक्षर E का अर्थ है एक्सप्रेस, अर्थात आपकी ज्ञान संपदा का प्रभावी प्रदर्शन करना। यदि आप केवल सूचना को संग्रह करते रहेंगे परंतु उसका रचनात्मक उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो आपकी संपूर्ण प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इस चरण में आपने जो जानकारी संकलित की है उसे वास्तविक जीवन में परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक है। आपके मस्तिष्क का कार्य केवल जानकारी का भंडारण करना नहीं, बल्कि उसमें से सार निकालकर कुछ नया उत्पन्न करना भी है। चाहे वो कोई छोटा कार्य हो या बड़ा, आपके ज्ञान को प्रकट करना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया मेरे स्वयं के अनुभव में भी परिलक्षित होती है। मैंने जो भी सीखा उसे कैप्चर किया, व्यवस्थित किया, उसके सार को डिजिटल प्रोसेसर के माध्यम से उभारा और अंततः उसे वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया। अमेरिकी न्यूरोसाइंटिस्ट नांसी एंड्रिएशन का कहना है कि बौद्धिक व्यक्ति विभिन्न सूचनाओं के बीच संबंध स्थापित करने में प्रवीण होते हैं। मेरी थॉट प्रोसेसर भी अनेक सूक्ष्म जानकारियों के संयोजन से निर्मित है, जिसे मैं अपनी निजी कम्युनिटी में दैनिक रूप से साझा करता हूँ। इसमें कुछ ऐसे पोस्ट भी हो सकते हैं जो आपकी रुचि के अनुरूप न हो, परंतु उनका आपसी संबंध स्थापित होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वास्तव में आपके विचार उन्हीं निजी समुदाय के पोस्ट से उत्पन्न होते हैं जो मेरी थॉट प्रोसेसर तथा आदतों का मूल आधार है। यदि इसे संक्षेप में कहा जाए तो टियागो फोर्टे का कहना है कि अत्यधिक जानकारी स्मृति में संचित कर अपने मस्तिष्क को भारित न करें। विचारों को कैप्चर करने के लिए एक छोटी डायरी एवं कलम या डिजिटल नोट टेकिंग ऐप का उपयोग करें। सुधार एवं नवाचार आकस्मिक नहीं होते, उनके पीछे एक मजबूत प्रणाली होती है जिसे सामान्यतः देखा नहीं जाता। ये द्वितीय मस्तिष्क उसी मजबूत प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। चाहे आपका कार्यक्षेत्र जो भी हो, आपको अवश्य एक सेकंड ब्रेन स्थापित करना चाहिए जो आपके मूल मस्तिष्क का बैकअप संस्करण कार्य करेगा। जैसे जैसे आप इस द्वितीय मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, आपका मानसिक दृष्टिकोण, आत्मचेतना और ध्यान में वृद्धि होगी। इससे आप अधिक सक्रिय होंगे तथा किसी भी परिस्थिति को सहजता से उचित भावनात्मक नियंत्रण के साथ संभाल पाएंगे। जीवन को सुव्यवस्थित करने का मूल मंत्र है अपने विचारों को व्यवस्थित करें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।